हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस मैग्नेट। दोस्तों कैसे हैं आप लोग सभी? आई होप सभी अच्छे हैं, शानदार हैं, जानदार हैं। काफी दिनों बाद आज अपनी मुलाकात हुई है। वैसे तो रोज क्लास हो रही है, लेकिन ग्रुप डी का एग्जाम आज काफी समय बाद हुआ है। तो देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन आए इस एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज में। और दोस्तों इस क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल साइंस बाय नीरज सर से मिल जाएगी। और दोस्तों आप लोगों के लिए नया बैच आप लोगों का शुरू हो चुका है रेलवे एग्जाम 2026 के लिए। चाहे आप लोग ग्रुप डी दो, चाहे एलपी दो, चाहे टेक्नीशियन दो, एक बार पढ़ो, बेहतरीन तैयारी करो। पूरा एनसीईआरटी ओरिएंटेड है। और दोस्तों इस पे एक विशेष ऑफर चल रहा है, पूरे 200 रुपए का ऑफ कूपन कोड यूज कर लीजिएगा आप लोग, इंडिया 200। ठीक है, 5 फरवरी तक आपको ये कूपन कोड आप लोगों को वैलिड रहेगा, रात्रि 12 बजे तक। और ऐप पे आपको डेमो भी मिल जाएंगे। प्ले स्टोर पे जाना, साइंस मैग्नेट ऐप इंस्टॉल करना। पेड कोर्स में जब जाओगे निर्माण बैच में, तो जैसे बाय नाउ करोगे वहां पर एक कूपन कोड आएगा, जैसे ही आप अप्लाई करोगे आप लोगों का प्राइस कम हो जाएगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तैयारी वगैरह बढ़िया चल रही है? चलो, तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। बताइए, लेंस के प्रकाशीय केंद्र यानी ऑप्टिकल सेंटर और उसके मुख्य फोकस के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? दोस्तों कोई सा भी लेंस हो, जैसे मान लीजिए कॉन्वेक्स लेंस है, उत्तल लेंस है, लेंस के मध्य बिंदु को बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर यानी प्रकाशीय केंद्र। दोस्तों एक फोकस यहां पर होता है, एक फोकस यहां पर होता है। इस वाले फोकस को बोल देंगे मुख्य फोकस, और एक इधर वाला फोकस होता है। तो मुख्य फोकस को कई बार F1 से डिनोट कर देते हैं और इसको F2 से। तो दोस्तों ये जो प्रकाशीय केंद्र है और फोकस है, इसके बीच की दूरी को हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ। हिंदी में फोकल लंबाई भी बोलते हैं, फोकस दूरी भी बोलते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। स्टेथोस्कोप यह किस सिद्धांत पे कार्य करता है? आपको पता है स्टेथोस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है डॉक्टर साहब के द्वारा। किसके लिए? आपकी हार्ट बीट को चेक करने के लिए। ठीक है, अब ये कार्य कैसे करता है? देखिए दोस्तों, डॉक्टर साहब इसको लगाते हैं अपने कानों पे और ये लगाते हैं आपके हार्ट पे। तो वहां से साउंड ऐसे निकलेगा, फिर परावर्तन होगा, फिर इधर आ जाएगा, फिर परावर्तन होगा, इधर जाएगा, फिर परावर्तन होगा, इधर होगा। यानी बहुत बार क्या होता है, परावर्तन होता है ना। तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन यानी ध्वनि के बहु परावर्तन पे ये कार्य करता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। एक फूल से दूसरे फूल में परागकणों का जाना क्या कहलाता है? देखिए आपको पता है, कोई फ्लावर यानी पुष्प होता है ना, उसका बीच वाला पार्ट होता है जिसे हम लोग फ्लावर का फीमेल पार्ट यानी मादा भाग बोलते हैं, और जो ये वाला पार्ट होता है उसे बोलते हैं मेल पार्ट यानी नर भाग। आपको पता है नर भाग से जो परागकण होते हैं वो फीमेल पार्ट में आते हैं। क्लियर? इस प्रक्रिया को बोलते हैं पॉलिनेशन यानी परागण। तो अगर एक ही फ्लावर के मेल पार्ट से उसी फ्लावर के फीमेल पार्ट में अगर परागण आ रहे हैं तो इसको बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, हिंदी में बोलते हैं स्वय परागण। अगर दोस्तों जैसे मान लीजिए ये फ्लावर है, ये कोई दूसरा फ्लावर है, इस फ्लावर के मेल पार्ट से किसी दूसरे फ्लावर के फीमेल पार्ट में अगर परागकण जा रहे हैं तो इसे आप लोग बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन यानी पर परागण। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बात समझ में? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। बताइए, क्वेश्चन काफी अच्छा है दोस्तों। सोलेनॉइड के बाहर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होती है? सोलेनॉइड जिसे हिंदी में परिनालिका भी बोलते हैं। आपको पता है अगर किसी वायर को, स्पेशली कॉपर के वायर को अगर आप लोग इस प्रकार से मोड़ दें और अगर इसमें करंट फ्लो हो, है ना, तो इसे हम लोग बोलेंगे सोलेनॉइड। क्या आपको पता है सोलेनॉइड किसकी भांति व्यवहार करता है? बताओ। एक बार मैग्नेट यानी एक छड़ चुंबक की भांति व्यवहार करता है। तो दोस्तों अगर एक बार मैग्नेट की बात करें तो इसमें दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल, एक साउथ पोल। तो यह भी बिल्कुल इसी की तरह कार्य करता है। और किसी भी चुंबक के चारों ओर होता है चुंबकीय क्षेत्र। इसको दर्शाने के लिए हम लोग बनाते हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो इसकी दिशा क्या होती है? बाहर की बात करें तो नॉर्थ पोल से ये साउथ पोल की ओर होती है दिशा, और अंदर की बात करी जाए तो अंदर कैसी होती है? साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर। तो आप लोगों से पूछा गया है बाहर, तो बाहर हो जाएगा नॉर्थ से साउथ की ओर। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग मुझे बताएं, क्वेश्चन हार्ड लग रहे हैं क्या? अगर किसी जैसे अगर एक बच्चा बोल रहा था कि सर मेरा पेपर बढ़िया हुआ, मैंने बोला कि रिवीजन करा अच्छे से, बोले नहीं सर। मैंने बोला खुद के नोट्स बना रखे थे, बोले नहीं। सिलेबस पूरा कर रखा था, नहीं। तो क्या कर रखा था? सर मैं 5 दिन क्लास देखा था मैंने। हाँ, वो बच्चे बेवकूफ है जिन्होंने सिलेबस पूरा कर रखा है, रिवीजन कर रखा है ना। चलो, 50 ग्राम चीनी को 300 ग्राम पानी में घोलकर एक विलयन तैयार किया जाता है।
तो विलियन में चीनी की सांद्रता बतानी है, कैसे? द्रव्यमान प्रतिशत में। दोस्तों सांद्रता क्या होता है, देखो विलेय की मात्रा यानी सॉल्यूट की मात्रा कितनी है बटे विलियन की मात्रा कितनी है, यानी सॉल्यूशन की मात्रा कितनी है। अब आप लोगों को निकालना है द्रव्यमान प्रतिशत में। बेसिकली आपको इसका भी द्रव्यमान लेना है, इसका भी द्रव्यमान लेना है, ठीक है। चलिए तो देखो 50 ग्राम चीनी को 300 ग्राम पानी में घोलकर एक सॉल्यूशन बनाया। दोस्तों सॉल्यूशन यानी विलियन का द्रव्यमान कितना है, 300 प्लस 50 यानी 350। आगे बात समझ में। सॉल्यूट यानी विलेय क्या होता है, जो कम मात्रा में होता है, 50 ग्राम हो गया आप लोगों का, ठीक है। और आपको परसेंटेज में निकालना है तो 100 से गुना कर दो। अब आप लोगों का ये आंसर परसेंटेज में आ जाएगा। सॉल्व करिए, क्या हो जाएगा, देखिए दोस्तों 1 0 से ये 1 0 कैंसिल हो गई, कोई समस्या तो नहीं है, लो ठीक है। देखो ये लीजिए 1 0 से ये 1 0 कैंसिल हो गई, 35 कटा 5 से 7 बार में, तो आपका आ गया 100/7। कितना होगा ये बताएंगे, कितना होगा? क्या 14.3% आ रहा है क्या? कई बच्चे बोल रहे हैं मुझे नहीं पता, मैं तो कैलकुलेटर का इस्तेमाल करूंगा जिससे आप लोग फिर कोई गलत नहीं बता दो, ठीक है। तो 100/7 जो होगा मैं आपको बता देता हूं, 100/7 ये 14.28 है ना। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बताएंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आप लोगों को दोस्तों 3 रिएक्शन दी गई है, आप लोगों को बताना है कौन सी अभिक्रिया होगी। अगर दोस्तों देखो रिएक्शन नंबर 1 को ध्यान से देखो, कॉपर सल्फेट की रिएक्शन करवाई जिंक से, जिंक ने क्या किया, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, तभी तो ये बना। तो ये कब हो पाएगा, जब जिंक कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव हो। दोस्तों क्या कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होता है क्या जिंक? बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बात है। यहां पर देखो कॉपर ने आयरन को डिस्प्लेस कर दिया, खुद है ना, आयरन को हटा दिया। क्या कॉपर आयरन से ज्यादा रिएक्टिव होता है क्या, ज्यादा अभिक्रियाशील होता है क्या? नहीं दोस्तों, आयरन ज्यादा होता है, कॉपर आप लोगों का कम होता है, तो यह नहीं हो पाएगी। दोस्तों यहां पर आप लोग देखो, क्या आयरन जिंक से ज्यादा रिएक्टिव है क्या? अगर होगा तो यह रिएक्शन हो जाएगी। देखिए दोस्तों आयरन आप लोगों का ये रहा, जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, आयरन नहीं है। तो आयरन अगर ज्यादा रिएक्टिव होता तो यह अभिक्रिया हो पाती, ये नहीं हो पाएगी। तो ओनली 1, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। बात आप लोग समझ रहे हैं, कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। कोशिका में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, जिसे हिंदी में अंतःप्रद्रवी जालिका भी बोलते हैं, उसके द्वारा क्या संश्लेषित होता है, किसका निर्माण होता है? तो देखिए दोस्तों कोशिका में अलग अलग कोशिकांग होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया होता है, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका, एक होता है SER यानी चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के 2 टाइप है, 2 प्रकार है। तो दोस्तों इसके द्वारा किसका संश्लेषण होता है, किसका निर्माण होता है? प्रोटीन का। और इसके द्वारा किसका निर्माण होता है? फैट का यानी वसा का। फैट को और क्या बोलते हैं? लिपिड के नाम से भी जानते हैं। तो RER के द्वारा तो प्रोटीन का निर्माण हो रहा है और SER के द्वारा क्या हो रहा है? क्लियर, क्या हो रहा है? लिपिड का निर्माण हो रहा है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए बताएंगे दोस्तों इसका आंसर, बताए शाकाहारी जंतु में छोटी आंत लंबी क्यों होती है? जैसे अगर हमारी बात करी जाए, हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत की बात करें, जैसे दोस्तों ये पेट है ना, पेट से जो स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत कनेक्ट होती है। चलो पहले तो बताओ हमारी बॉडी में छोटी आंत की लंबाई कितनी है? 7.5 मीटर, अगर यहां से आप लोग यहां तक देखो। लेकिन दोस्तों जो शाकाहारी होते हैं ना, जैसे गाय, भैंस, बकरी, इनकी छोटी आंत की लंबाई काफी ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि वो हरा चारा खाते हैं, हरे पत्ते वगैरह खाते हैं, उनमें काफी अधिक मात्रा में सेल्यूलोज होता है। तो दोस्तों सेल्यूलोज जब ऐसे गुजरेगा है ना, सेल्यूलोज को पचाना इतना आसान नहीं है। तो हमारी तो छोटी आंत की लंबाई काफी कम है, तो तुरंत इधर आ जाएगा, पच ही नहीं पाएगा। तो सेल्यूलोज को पचाने के लिए छोटी आंत की लंबाई काफी ज्यादा चाहिए, क्योंकि जिससे काफी देर तक वो गुजरे, इस दौरान उसका पाचन हो पाए। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों हमारी बॉडी में क्या सेल्यूलोज का डाइजेशन हो सकता है, क्या पाचन हो सकता है कि नहीं? इसलिए तो दोस्तों हम लोग घास फूस वगैरह नहीं खाते। लेकिन क्या जो सैलेड वगैरह होता है
क्या उनमें सेल्यूलोज होता है क्या? हाँ होता है ना, तो फिर सर वो पचता ही नहीं है तो हम लोग क्यों खा रहे हैं? क्योंकि उसमें तो सेल्यूलोज है। दोस्तों कुछ सेल्यूलोज हमारी बॉडी के लिए अच्छा भी है। क्यों? जैसे मान लीजिए किसी बच्चे के कब्जे की दिक्कत है ना, तो मान लो आपका मल या आपके बॉडी का वेस्ट इधर है, तो सेल्यूलोज पचेगा नहीं, वो आगे बढ़ने की कोशिश करेगा, बढ़ेगा तो इसको टक्कर मारेगा इसको कि भाई आगे चल, तो बेसिकली आपका पेट वगैरह साफ रहेगा। इसलिए डॉक्टर साहब बोलते हैं कि आप लोग ग्रीन सैलेड वगैरह ज्यादा खाया करो। बोलो यस और नो। चले आगे। चलिए, एक बच्चा बोल रहा है कि सर मैं तो इनके मुकाबले क्वेश्चन बना ही नहीं पा रहा, बाकी बच्चे तो सर धमाधम कर पा रहे हैं। देखो ऐसा नहीं है, वो बच्चे ने मेहनत करी इसलिए वो कर रहे हैं, आप करोगे तो आप भी कर पाओगे। चलो बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, अलैंगिक प्रजनन का कौन सा लाभ है? देखिए प्रजनन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी लैंगिक प्रजनन, और एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी अलैंगिक प्रजनन। दोस्तों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? दो पेरेंट यानी दो जनक से नए जीव का निर्माण होता है, जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलैंगिक प्रजनन में क्या होता है? एक ही जनक से या एक ही पेरेंट से नया जीव बन जाता है, पहली बात। दूसरी बात क्या है दोस्तों, यह प्रोसेस काफी फास्ट होता है, काफी फास्ट होता है। जैसे यहां पर तो समय लगेगा, दोनों को रेडी होना पड़ेगा, कहां पर हो, मिल रहे हो क्या, समझ रहे हो? जबकि यहां पर एक ही पेरेंट एक ही जनक से बन रहा है, तो काफी कम समय में ये ज्यादा जीव उत्पन्न कर सकता है। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बताएंगे। दोस्तों किसी तत्व के समस्थानिक यानी आइसोटोप में कौन सी संख्या समान रहती है? देखिए अगर बात करें जैसे कार्बन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, ये है ना, आइसोटोप्स किसको बोलते हैं? जहां पर परमाणु क्रमांक तो समान होते हैं लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है। अब परमाणु क्रमांक आपको क्या बताता है? प्रोटॉन की संख्या, तो इसमें भी 6 प्रोटॉन, इसमें भी 6, इसमें भी 6, तो समस्थानिक में प्रोटॉन की संख्या समान रहती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बताएंगे, बताओ एल्यूमिनियम को बॉक्साइट अयस्क से किस विधि द्वारा निकाला जाता है? देखिए दोस्तों बॉक्साइट से कौन सी धातु की प्राप्ति होती है? एल्यूमिनियम की प्राप्ति होती है। जैसे मैं बोलूं कि इससे कौन सी मेटल आपको मिलेगी? कैल्शियम की प्राप्ति होगी। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि इससे कौन सी मेटल मिलेगा? लेड मिलेगा। अब दोस्तों लेड निकाले कैसे, या इससे कैल्शियम कैसे निकाले? तो जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल होते हैं ना, जैसे कैल्शियम, इसको निकालना मुश्किल है क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा, इसने कार्बन और ऑक्सीजन को बहुत अच्छे से चिपका रखा है। वैसे दोस्तों अगर बात करें सोडियम, मैग्नीशियम, ये बहुत, एल्यूमिनियम, ये काफी ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो आप लोग इनके अयस्क से इन मेटल को निकालना आसान नहीं होता, बिजली के झटके देने पड़ेंगे, करंट के माध्यम से अपचयन करवाना पड़ता है। तो इस प्रक्रिया को इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन भी बोल सकते हैं आप लोग। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से अपचयन करवा रहे हैं, मतलब अगर वो ऑक्सीजन के साथ में चिपका हुआ तो उससे ऑक्सीजन हटा रहे हैं आप लोग। ठीक है, या इलेक्ट्रोलिसिस भी बोल सकते हैं। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बताएंगे, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन के तीसरे नियम का सही उदाहरण है? तीसरा नियम यानी एक्शन रिएक्शन लॉ, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। बताओ तो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम क्या है? जैसे दोस्तों हम लोग जब चल रहे हैं तो हम लोग क्या कर रहे हैं? जमीन पे, जैसे मान लीजिए ये जमीन है, आप इधर हो, आप जब चल रहे हो तो पैर से धक्का लगा रहे हो इस पे, जमीन पे, और ये जमीन उतना ही बल लगा रही है अपोजिट डायरेक्शन में, जिसकी वजह से हम लोग आगे चल पा रहे हैं। बोलो बात सही है नहीं है? तो करेक्ट आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जैसे स्विमिंग हो गया, तो स्विमिंग में क्या होता है? पैर से पानी को पीछे धकेलते हैं, यानी पानी पे बल लगा रहे हैं, और पानी उतना ही बल लगाता है अपोजिट डायरेक्शन में, जिसकी वजह से हम लोग आगे जाते हैं। स्विमिंग आती ही नहीं आती? बोलो सर नहीं आती है, सर मैं तो दिन भर पढ़ाई करता हूं। कुछ पढ़ाई नहीं करते आप, 2-4 घंटे आप देखना कब इंस्टाग्राम पे कब यूट्यूब शॉर्ट में निकल जाते हैं। कुछ बच्चों की बात कर रहा हूं, तो अगर समय मिले थोड़ा बहुत सीख लिया करो, क्रिकेट वगैरह खेला करो, जिससे आप लोग थोड़ा रिलैक्स रहो, है ना। पढ़ाई करना अच्छी बात है, लेकिन 1-2 घंटे खुद के लिए भी निकाला करो, फैमिली के साथ बैठ जाओ या कुछ वो करो। चलो आ जाओ, कौन सा यौगिक पानी में घुलनशील है? दोस्तों जो आयनिक यौगिक होते हैं वो पानी में आसानी से घुल जाते हैं। अब आयनिक यौगिक किसे बोलते हैं? ऐसे यौगिक जिसमें आयनिक बंध पाया जाता है। दोस्तों क्या इसमें आयनिक बंध है क्या? आयनिक बंध धातु और अधातु के बीच में बनता है, मेटल और नॉन मेटल के बीच में। ये दोनों ही धातु है, ये दोनों ही धातु है, तो इनके बीच में भी सहसंयोजक बंध है, इसके बीच में भी सहसंयोजक बंध है। अगर बात करें ये क्या है? एक धातु ही एक अधातु है, इनके बीच में आयनिक बंध है, यानी ये आयनिक यौगिक हो गया, और आयनिक यौगिक आसानी से पानी में घुल जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे,
कुल चली गई दूरी की तुलना में किसी वस्तु का विस्थापन क्या होगा। देखिए दोस्तों, आप यहां पर हो, यहां से आप लोगों को यहां पर जाना है, पहले 100 मीटर इधर गए और फिर आप लोग मान लो इधर गए 100 मीटर और फिर आप लोग यहां पर पहुंच गए। तो दूरी क्या होगा, कुल कितने चले, 100 + 100 200। विस्थापन क्या होगा, अगर सीधे ही आप लोग चल लेते तो ये जो मान होगा वो दूरी से कम होगा ना, तो विस्थापन का मान दूरी से कम होता है। दोस्तों अगर बात करें, आपको यहां से यहां पर जाना है, ये रास्ते की लंबाई है 100 मीटर, तो अगर आप यहां से यहां पर गए तो दूरी का मान कितना हुआ, 100 मीटर। विस्थापन क्या होगा, शॉर्टकट। तो शॉर्टकट क्या होगा, यही शॉर्टकट है, सीधे सीधे चल ले, तो इस केस में विस्थापन का मान बराबर आ जाएगा। तो विस्थापन का मान दूरी के बराबर हो सकता है या कम होगा, कभी भी ज्यादा नहीं हो सकता। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या बच्चों वाले क्वेश्चन है, आ जाओ। क्लोर अल्कली प्रक्रिया में नमक का जो सॉल्यूशन होता है, तो विद्युत अपघटन से कौन से पदार्थ बनते हैं। तो कितनी बार बताया, क्लोर अल्कली प्रोसेस में भाई सोडियम क्लोराइड को डाला आपने पानी में, करंट पास करवाते हो, तो क्या 3 पदार्थ आप लोगों के बनते हैं। एक बनता है आप लोगों का NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक बनता है हाइड्रोजन गैस, एक बनती है क्लोरीन गैस। तो करेक्ट आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप लोग मुझे बताएंगे क्लोरीन गैस कहां पर मिलेगी, एनोड पे मिलेगी या कैथोड पे मिलेगी। क्लोरीन गैस बताओ। तो देखिए दोस्तों, जिस इलेक्ट्रोड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं उसे आप लोग बोलते हैं एनोड, तो एनोड पे मिलती है क्लोरीन गैस, और जिस इलेक्ट्रोड को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं उसको आप लोग बोलते हैं कैथोड। यहां पर आप लोगों को हाइड्रोजन गैस मिलेगी। ठीक है, चलिए बताएंगे दोस्तों, जो किचन का वेस्ट होता है तो इसका क्या करना चाहिए, सबसे बढ़िया तरीका क्या है। और मुझे बताएंगे जो किचन का वेस्ट होता है ये कैसा होता है, बायोडिग्रेडेबल होता है या नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, जैव निम्न करणीय होता है या अजैव निम्न करणीय होता है, बताओ बोलो। देखो, किचन का वेस्ट का मतलब सब्जी के छिलके हो गए, फलों के छिलके हो गए, तो ये सारे बायोडिग्रेडेबल है, जैव निम्न करणीय है। मतलब बायोडिग्रेडेबल उसको बोलते हैं जो सूक्ष्म जीव की सहायता से छोटे पदार्थों में टूट जाए। क्या बार बार वही रिपीट करना पड़ रहा है। ठीक है, आ जाओ। अब इनके लिए क्या है, सबसे बढ़िया क्या है, आप लोग खड्डा करो और उसमें डाल दो, तो क्या होगा दोस्तों, कुछ समय के बाद में ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, मैन्योर, इसकी खाद बन जाएगी, खाद जो कि हम लोग फिर मिट्टी में डाल देंगे जिससे वहां पर पौधे अच्छे से ग्रो कर पाएंगे। तो सबसे बढ़िया तरीका क्या है, कंपोस्टिंग या कंपोस्ट बनाना। ठीक है, ये खाद बनाना। चले आगे, आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैबर प्रक्रिया का उपयोग किस यौगिक के निर्माण में किया जाता है। तो दोस्तों नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से बनता है अमोनिया, तो इसी प्रक्रिया को बोलते हैं हैबर प्रोसेस। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, बस और ट्रक के टायर कार के टायरों से चौड़े होते हैं, बस और ट्रक के टायर, बहुत बढ़िया, जबकि लोहे की कील पतली और नुकीली होती है। इससे प्रेशर के बारे में क्या सही निष्कर्ष निकाल सकते हैं। देखो दोस्तों, आप लोग बोलोगे कि सर बस और ट्रक है ना, जैसे मान लो ये आपकी कार है, ये मान लो कोई ट्रक है, तो आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर ट्रक तो यार जमीन में घुस नहीं जाए, जमीन में घुस नहीं जाए क्योंकि ये काफी भारी है। ठीक है, देखो दोस्तों, इसका मास मान लेते हैं m, तो इसका वेट यानी भार क्या हो जाएगा, m × g हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर ये बल काफी ज्यादा लग रहा है। देखो दोस्तों, आपको पता है प्रेशर क्या होता है, अगर किसी सरफेस के लंबवत कोई बल लगता है तो इसको बोलते हैं थ्रस्ट यानी प्रणोद। तो ये वाला बल सरफेस के परपेंडिकुलर लग रहा है तो थ्रस्ट लग रहा है। और दोस्तों जितने एरिया पे लगता है अगर उसका भाग लगाओगे तो आपको पता पड़ जाएगा कि कितना प्रेशर डेवलप होगा। अगर ये प्रेशर ज़्यादा, इसकी वजह से ज़्यादा प्रेशर उत्पन्न हो रहा है तो अंदर घुस जाएगा। तो लेकिन हमने टायरों को चौड़े बना रखे हैं, यानी एरिया का मान ज़्यादा कर दिया, एरिया का मान ज़्यादा कर दिया ना, तो ये प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। दोस्तों कील को हमको घुसाना है तो कील इसलिए हमने क्या कर रहे हैं, काफी शार्प कर रहे हैं कि कम बल पे भी अंदर घुस जाए। क्यों हो जाएगा, क्योंकि प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो ये कांटेक्ट एरिया काफी कम है तो प्रेशर ज्यादा जनरेट होगा। कुल मिला के प्रेशर का मान क्या होता है, एरिया पे डिपेंड कर रहा है और कैसा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर है क्या। चलिए, किस प्रकार का कोशिका विभाजन दो पुत्री कोशिकाएं बनाता है। देखिए दोस्तों, जब ग्रोथ होती है पुरानी कोशिकाओं से नई कोशिकाएं बनती है, इस प्रोसेस को बोलते हैं सेल डिवीजन यानी कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन दो प्रकार से हो सकता है दोस्तों। अगर कोशिका में क्रोमोसोम की संख्या मान लो 46 है ना,
और अगर विभाजन के बाद में जो कोशिकाएं बन रही है उसमें भी क्रोमोसोम की संख्या अगर उतनी है तो ऐसे विभाजन को बोलते हैं समसूत्री विभाजन, इंग्लिश में बोलते हैं माइटोसिस। और यहां पर जो डॉटर सेल बनी, जो पुत्री कोशिका बनी, वो बनती है 2। दोस्तों कई बार क्या होता है, मान लो क्रोमोसोम की संख्या 46 है, तो इस प्रकार से कोशिका विभाजन होता है कि लास्ट में आप लोगों को फाइनली जो कोशिकाएं मिलती है उसमें क्रोमोसोम की संख्या केवल आधी रह जाती है। और अगर संख्या की बात करी जाए 4 मिलती है, 4 डॉटर सेल मिलती है, तो उसको बोलते हैं मियोसिस यानी अर्धसूत्री विभाजन। तो 2 डॉटर सेल किसमें मिल रही है, इसमें माइटोसिस में यानी समसूत्री विभाजन में मिल रही है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए बताओगे, जब कोई एल्कोहल सोडियम के साथ में अभिक्रिया करता है तो कौन सी गैस निकलती है। अब जैसे मान लो एल्कोहल भी अलग अलग प्रकार की होती है, 1 कार्बन वाले को बोलते हैं मेथेनॉल, 2 वाले को बोलते हैं एथेनॉल। तो चलो मान लो एथेनॉल की अभिक्रिया करवा रहे हो आप सोडियम के साथ में, तो क्या बनता है, कई बार मैंने बता दिया, सोडियम एथोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनती है ना। चलो आगे जल्दी आगे चल रहे हैं दोस्तों। ये क्लास डेली ले रहे हो ना, ये क्लास डेली ले रहे हो ना, सुबह 10:15 बजे होती है। तो आपका PYQ प्लस एक्सपेक्टेड वर्ब जो एनालिस्ट टाइप के जो होंगे वो मैं सब इसी में करवाऊंगा, ठीक है। चलो आ जाओ, इसी में करवाऊंगा। तो डेली सुबह क्लास लो, कहीं कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। अभी आपका LPB का भी एग्जाम है, टेक्नीशियन का भी है, JEE का, कहीं कोई दिक्कत नहीं वाली। टोटल 1000 क्वेश्चन करवा रहा हूं, सब कुछ वापस आपका रिवाइज हो जाएगा। जब एथेनोइक अम्ल सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में किसी एल्कोहल के साथ में अभिक्रिया करता है तो मुख्य रूप से क्या बनता है। देखिए दोस्तों, जैसे मान लो एथेनोइक एसिड किसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं एसिटिक एसिड को। इसकी अभिक्रिया करवा रहे हो आप लोग एल्कोहल के साथ में। और जब भी नॉर्मल एल्कोहल बोला जाए तो आप लोग समझना 2 कार्बन वाले एल्कोहल की बात हो रही है। बेसिकली एसिटिक एसिड या एथेनोइक एसिड की अभिक्रिया करवा रहे हो एल्कोहल की, किसकी उपस्थिति में, सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में। तो जब ये अभिक्रिया करवाते हो आप लोग एसिड के प्रेजेंस में, तो क्या होता है, पानी बनता है, साथ में एस्टर बनता है। एस्टर किसको बोलते हैं सर, जहां पर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में होता है डबल बॉन्ड, इस कार्बन से जुड़ा होता है एक ऑक्सीजन। अब इस कार्बन से देखो, एस्टर में ये चीज होती है, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होंगे, इस कार्बन से एक ऑक्सीजन जुड़ा होगा। अब सर इस कार्बन से क्या जुड़ा होगा, कुछ कार्बन जुड़े होते हैं, हो सकता है 1 जुड़ा हो सकता है 2 जुड़ा हो सकता है 3 जुड़ा हो सकता है 4। सेम कहानी यहां पर भी, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेंसिडिटी क्या है। देखिए दोस्तों, आपने कभी आलू के चिप्स वगैरह जब आप लोग काफी खुले में रख दोगे, एक भी क्वेश्चन मुझे बता दो जो नया हो कि सर ये मुझे, एक भी क्वेश्चन है क्या नया, जो बच्चा पढ़ रहा है उसको पता है ये एक एक क्वेश्चन सर हम 20-20 बार कर चुके हैं, अब भी सिलेक्शन नहीं लो तो फिर क्या ही मतलब है ना। तो कभी आलू की चिप्स को जब आप लोग खुले में रखोगे तो आलू की चिप्स तली हुई है, तेल है उसमें, तेल में फैट होता है, वसा होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जब आप लोग किसी वसा वाली चीज को खुले में रख देते हो तो जो वसा होता है ना वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेता है, यानी वसा में ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, यानी इसका ऑक्सीकरण हो जाता है, जिसकी वजह से कुछ और ही पदार्थ बनते हैं, जिसकी वजह से उसमें काफी गंध होती है। इसी प्रोसेस को बोलते हैं रेंसिडिटी, है ना। और जो नए पदार्थ बन जाते हैं तो वो काफी, उनकी गंध भी काफी बेकार होती है, टेस्ट भी बेकार होती है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए इसका बताएंगे। ब्रायोफाइलम में किस प्रकार का प्रजनन होता है। ब्रायोफाइलम एक प्लांट है, बेसिकली कैसा प्रजनन करता है बताओ, कि ये जो पत्तियां होती है ना, मान लो ब्रायोफाइलम प्लांट की पत्ती है तो इसकी पत्तियों पे छोटी छोटी ऐसे कली सी बनती है, बड़ सी बनती है, और ये नीचे गिर जाती है, फिर पूरा नया पौधा बन जाएगा। तो इसको आप मेथड को बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, हिंदी में कायिक प्रवर्धन। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करो इसको, है ना, सही जो वर्ड है इसका वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है, हिंदी में इसको बोलते हैं कायिक प्रवर्धन, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर सी। चलिए बताएंगे, ब्लीचिंग पाउडर क्लोरीन गैस को किस प्रोवाइड करके बनाया जाता है। क्लोरीन गैस को किस पे मैं फ्लो करवाऊं जिससे ब्लीचिंग पाउडर बन जाएगा, और ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला भी बताओ। तो देखिए दोस्तों, जो स्लैग्ड लाइम होता है, जो भुजा हुआ चूना जिसे बोलते हैं हम लोग, अगर इसकी अभिक्रिया क्लोरीन से करवाएंगे तब ब्लीचिंग पाउडर क्या होगा, बनेगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। फॉर्मूला बताओ जल्दी से। तो पुरानी वाली एनसीईआरटी में फॉर्मूला दिया हुआ था, बताओ, CaOCl2, लेकिन अब नई वाली एनसीईआरटी में चेंज हो गया। आपको बताया भी था ना मैंने, नहीं सर, अरे यार एक शॉर्ट डाला था, याद है नहीं है। देखो ब्लीचिंग पाउडर का ये फॉर्मूला हो गया CaClO का होल ट्वाइस। तो पढ़ो, नई एनसीईआरटी में काफी चेंज हो चुके हैं, ठीक है। तो नया बैच अपना आ चुका है। 5 तारीख यानी 5 फरवरी तक विशेष ऑफर है, इंडिया 200 कोड लगा लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे,
कौन सा मांसपेशीय उत्तक? दोस्तों हमारी बॉडी में जो मसल्स होती है, मांसपेशी होती है, वो बेसिकली एक प्रकार का टिश्यू है, क्योंकि बहुत सारी कोशिका से मिलकर बना हुआ है। तो हमारी बॉडी में जो मसल्स होती है वो बेसिकली 3 प्रकार की होती है। एक होती है दोस्तों स्केलेटल मसल, हिंदी में इसको बोलते हैं हम लोग कंकाल मांसपेशी। इस मांसपेशी के बारे में बताओ, जो हड्डियां होती है ना, हड्डी के ऊपर होती है ये। और दोस्तों इसमें हम अपनी इच्छा के अनुसार मूवमेंट करवा सकते हैं, यानी ये वॉलेंट्री एक्टिविटी जो होती है, ऐच्छिक क्रिया जो होती है, उसके लिए हमारी यही वाली मसल्स रेस्पॉन्सिबल होती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों आप लोग मुझे ये बताओ, एक होमवर्क है कि ये जो मसल्स है जिन कोशिका से मिलकर बनी हुई है, उन कोशिका का शेप कैसा है, और उस कोशिका में एक न्यूक्लियस होता है या एक से ज्यादा होता है ना? कमेंट करके आप लोग बताइएगा। आ जाओ। कौन सा स्वपोषी है? स्वपोषी नहीं है। स्वपोषी किसको बोलते हैं? जो प्रकाश संश्लेषण कर सकता है, जो अपना भोजन खुद बना सकता है। हरे पौधे कर सकते हैं, शैवाल कर सकते हैं, बैक्टीरिया नहीं करते, लेकिन कुछ बैक्टीरिया है जो कि प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं, उसको बोलते हैं साइनोबैक्टीरिया, यानी ये भी कर सकता है। मशरूम, क्या ये प्रकाश संश्लेषण कर सकता है कि नहीं? ये अपने भोजन के लिए जो सड़े गले पदार्थ होते हैं ना, उन पर निर्भर करता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए बताएंगे, कौन सा रासायनिक समीकरण संतुलित है, बैलेंस है? बताओ जल्दी से, कैसे चेक करें? जितने लेफ्ट में हैं उतने ही राइट में होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी में देखो, लेफ्ट में सोडियम 2 है, राइट में कितने हैं? राइट में भी 2 है। दोस्तों सल्फर लेफ्ट में 1 है, यहां पर भी 1 है। ऑक्सीजन 4 है, यहां पर भी 4 है। बेरियम 1 है, यहां पर भी 1 है। क्लोरीन 2 है, यहां पर भी 2 है। ऑप्शन नंबर बी पे टिक्का मारो। चलो आगे। कौन से द्रव्यमान का सही मात्रक है? दोस्तों द्रव्यमान को मापने के लिए किलोग्राम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ग्राम भी कर सकते हैं, पाउंड भी कर सकते हैं। जो बहुत छोटे द्रव्यमान होते हैं ना, जैसे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, प्रोटॉन का द्रव्यमान, उसको मापने के लिए AMU का इस्तेमाल करते हैं, जिसका सिंबल होता है ये। तो इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका भी कर सकते हैं। मोल, मोल तो दोस्तों पदार्थ की मात्रा, मात्रा का मतलब क्या है? उसमें कितने एटम्स हैं, कितने मॉलिक्यूल्स हैं, उसके लिए करा जाता है, ना कि द्रव्यमान को मापने के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखो, अभी तो दोस्तों मजा आ रहा है ना, सिंपल लग रहा है। जब एग्जाम में बैठोगे ना, कई बच्चे मोल पे टिक करके आएंगे, आप देख लेना। बताओ बताओ, जब किसी अवतल दर्पण के सामने वस्तु को वक्ता केंद्र से परे रखा जाता है तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? पता नहीं कितनी बार कर चुके, आप खुद ही बोर हो चुके होंगे। ठीक है, ये मान लो वक्ता केंद्र है, ये मान लो फोकस है। वक्ता केंद्र के परे यहां पर कहीं पर रख दिया तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? कोई 2 प्रकाश की किरण निकाल दो। एक प्रकाश किरण निकाल दी ऐसे मुख्य अक्ष के समांतर, ये कैसे होकर जाती है? फोकस से होकर जाती है। एक प्रकाश किरण निकाल दी फोकस से होती हुई, तो परावर्तन के बाद में ये मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। तो ये वाली किरण कहां मिल रही है? इधर मिल रही है। तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? सी और एफ के बीच में बनेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए बताएंगे, नियत अनुपात या स्थिर अनुपात का नियम। दोस्तों देखो, ये वाला क्वेश्चन भी मैंने आज सुबह ही करवाया था, शायद ये वाला भी सुबह ही करवाया था। ठीक है, मतलब ऐसे तो कई बार करा चुका हूं, वैसे मैं बता रहा हूं। स्थिर अनुपात का नियम दिया किसने? जोसेफ प्राउस्ट ने दिया। ये किस पर लागू होता है? तो ये नियम बोलता है कि कोई भी यौगिक जो होता है ना, कोई भी कंपाउंड, वो जिन तत्वों से मिलकर बना हुआ है उनका रेशो फिक्स होता है। अब समझ में नहीं आ रहा तत्व पे लागू होता है या यौगिक पे लागू होता है? अरे यौगिक पे होता है यार। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल अमोनिया है, अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का जो रेशो होगा, संख्या का अनुपात नहीं बोल रहा मैं, द्रव्यमान का अनुपात बोल रहा हूं, वो क्या होगा? समान होगा। कितना होगा कोई बता सकता है क्या? 4:3 होगा हमेशा। बोलो चलो। कौन सा पुनर्जनन और मुकुलन दोनों द्वारा प्रजनन कर सकता है? कौन सा जीव है? दोस्तों हाइड्रा बर्डिंग यानी मुकुलन विधि से भी करता है, रीजनरेशन यानी पुनर्जनन विधि से भी करता है। बोलो यस और नो। कई बच्चे बोल रहे हैं सब तत्व पे लागू नहीं होता क्या? अरे जैसे मान लो ये एक तत्व है कार्बन, तो बताओ कैसे लागू करोगे? ये नियम बोलता है कि जब भी किसी यौगिक का निर्माण होता है, वो जिन तत्वों से मिलकर बना होता है उसका द्रव्यमान अनुपात फिक्स रहता है। यहां पर दोस्तों कोई है ही नहीं, अनुपात किसका लोगे आप? लोहे में जंग लगना किसकी उपस्थिति में होता है? तो दोस्तों लोहा को जब खुले में रखोगे तो बाहर जो वाटर वेपर है, जल वाष्प है, बाहर जो ऑक्सीजन गैस है उससे अभिक्रिया कर लेता है, तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं जंग लग गई यार लोहे पे। ठीक है, तो ऑक्सीजन और पानी दोनों, ऑप्शन नंबर डी। किसी चालक में
आई धारा और उसका प्रतिरोध आर है, तो शक्ति क्या होगी? तो शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है? पावर का V इंटू आई होता है, वोल्टेज इंटू करंट होता है। एक फॉर्मूला क्या होता है? V को I इंटू आर लिख दो, तो ये I स्क्वायर आर है ना, सिंपल सा है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बच्चे देखो धमाधम आंसर दे रहे हैं, मेरे को तो सॉल्व करने का समय नहीं दे रहे। बहुत बढ़िया। कौन सा एक कार्बनिक यौगिक है ये बताओ, अब आएगा मजा, अब आएगा मजा। कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड है कार्बनिक यौगिक है? गुरुजी कार्बनिक यौगिक तो शायद उसको बोलते हैं जिसमें कार्बन होता है, तो लो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, बताओ। दोस्तों मैंने आपको कई बार बोला है कि जो कार्बन के यौगिक है ना, पहले हमको लगता था वो किसी जीवित में ही बन सकते हैं। बाद में वोलर साहब ने एक एक्सपेरिमेंट करा और कार्बन का एक यौगिक है जिसका नाम है यूरिया, जिसका फॉर्मूला होता है ये, उन्होंने लेबोरेटरी में बना दिया। तो हम बोलते थे कि कार्बन के यौगिक उसको बोलेंगे, मतलब कार्बन के यौगिक के बारे में बात ये थी किसी लिविंग की बॉडी में बनते हैं, लेकिन वो बाहर भी बनते हैं। तो कार्बन के यौगिक को पहले कार्बनिक यौगिक बोलते थे, फिर समझ में आया कि जिसमें सब में कार्बन होता है वो सारे कार्बनिक यौगिक नहीं होंगे, तो फिर किसको बोलेंगे? बताओ, बताया था नहीं बताया था? बताओ दोस्तों। अगर कार्बोनेट है, हाइड्रोजन कार्बोनेट है या कार्बाइड है, इनको हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बोलते, कार्बनिक यौगिक नहीं बोलते। इसके अलावा जो भी है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कार्बनिक यौगिक बोलेंगे। तो इसको बोल देंगे, देखो ये ऑक्साइड है, ये कार्बोनेट है, ये कार्बाइड है, तो इनको ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बोलेंगे। बताया था नहीं बताया था? एनसीईआरटी ने बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ भी है। अब मैं इमेज नहीं लगा के आया, मैं बार बार यही बताते रहूं एक ही चीज। लेंस के साइन कन्वेंशन के बारे में कौन सा कथन सही है? सभी दूरियां फोकस से मापी जाती है क्या? गलत बात है। जितनी भी दूरियां होती है वो लेंस के केंद्र से मापी जाती है, ऑप्टिकल सेंटर से, ठीक है। और ऑप्टिकल सेंटर के दाईं ओर मापी गई दूरियों को धनात्मक माना जाता है, बिल्कुल सही बात है। केंद्र के बाईं ओर मापी गई दूरियों को गलत बात है। प्रधान अक्ष यानी मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष से ऊपर कोई दूरी माप रहे हो वो धनात्मक होगा ऋणात्मक होगा? धनात्मक होगा, ये भी गलत है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए बताओ, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो देखिए दोस्तों, लार में एक एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम है एमाइलेज। अब ये जो एंजाइम होता है वो हमारे पैनक्रियास अग्नाशय में, अग्नाशय से जो अग्नाशय रस निकलता है उसमें पाया जाता है। तो इसका हमने एक अलग नाम रख दिया, क्या? टाइलिन। और ये क्या करता है? तो एग्जाम में टाइलिन आएगा या एमाइलेज आएगा। 99.99% चांस है एमाइलेज ही है, ठीक है। तो ये करता क्या है? जो हम लोग भोजन लेते हैं, जो उसमें स्टार्च होता है उसको किस में तोड़ देता है? माल्टोज में तोड़ देता है। चलिए बताएंगे, किसी पिंड का वेग ये यहां से यहां पर हो गया, त्वरण का मान भी दिया हुआ है, तो बताओ 5 मीटर पर सेकंड से उसका वेग 15 मीटर पर सेकंड होने में कितना समय लगा? दोस्तों त्वरण क्या होता है? वेग में कितना परिवर्तन हुआ बट्टे कितने समय में हुआ। तो आपको त्वरण का मान दिया हुआ है 2, कितना परिवर्तन हो गया? 5 से 15 हो गया, यानी 10 मीटर पर सेकंड का हो गया। कितने समय में हुआ वही तो निकालना है, तो t बराबर 10/2 यानी 5 सेकंड हो जाएगा। क्वेश्चन बन रहे हैं नहीं बन रहे? क्लियर है? चलिए बताओ दोस्तों, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका के बीच में क्या अंतर है बताओ। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में क्या अंतर है? प्रोकैरियोटिक कोशिका ज्यादा विकसित नहीं होती, ये प्रॉपर डेवलप होती है। इसके अंदर न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है। तो ये है ना ऑप्शन नंबर बी। साथ में दोस्तों प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर राइबोसोम पाया जाता है जिसके चारों ओर कोई झिल्ली नहीं होती। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता, और भी नहीं पाए जाते हैं जिनके ऊपर झिल्ली होती है, यानी झिल्ली वाले कोशिकांग नहीं पाए जाते, बिना झिल्ली वाले पाए जाते हैं, ठीक है। चलो अब बताओ, कांच की स्लैब यानी कांच के टुकड़े का अपवर्तनांक दिया हुआ है 4/3। वायु में प्रकाश की चाल आपको दी गई है 3 × 10⁸ कांच में प्रकाश की चाल क्या होगी? तो देखिए दोस्तों, किसी भी माध्यम में या किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक निकालना है तो आपको क्या करना है? c/v। c क्या है? प्रकाश की चाल वायु में। v क्या है? उस माध्यम में प्रकाश की चाल जिसमें स्पीड निकालने, उस माध्यम में प्रकाश की चाल जिसका अपवर्तनांक आपको दिया हुआ है। तो अपवर्तनांक दिया हुआ है 4/3, c का मान कितना है? 3 × 10⁸, और v क्या हो जाएगा? इसमें प्रकाश की चाल कितनी है वही तो निकालनी है, तो ये निकालना है। तो ये कितना हो जाएगा? 9/4, 9/4 2.25 × 10⁸। देखो कई बच्चे तो क्या करेंगे, एग्जाम में फॉर्मूला लगा के सॉल्व करेंगे,
क्लियर है? कई बच्चे क्या करेंगे, उनको पता है कि कांच में प्रकाश की चाल क्या होती है, अगर उनको अपवर्तनांक दिया हुआ भी नहीं हो ना कि कांच का अपवर्तनांक ये है, तो उनको वो डायरेक्ट ही पता पड़ जाएगा। ठीक है, चलिए तो दोस्तों कैसा लगा सेशन? कुछ भी नहीं है। हाँ, एक क्वेश्चन ये था कि इनमें से कौन सा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यानी विभोज्योतक उत्तक नहीं है। ऐसे 4 ऑप्शन थे। तो आपको पता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू 3 प्रकार के होते हैं, परमानेंट टिश्यू भी 3 प्रकार के होते हैं, परमानेंट 2 प्रकार के होते हैं, फिर सिंपल 3 प्रकार का होता है। तो आपको कुछ भी नहीं करना दोस्तों, डेली सुबह 10:15 बजे क्लास लो, कहीं कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। और दोस्तों आपका एग्जाम कब है? जब आप एग्जाम से आओ तो इस नंबर पे आप लोग क्वेश्चंस व्हाट्सएप करिएगा। क्लियर है? चलिए आ जाओ। और दोस्तों अपना नया बैच शुरू हो चुका है, पूरा एनसीईआरटी ओरिएंटेड। एनसीईआरटी में काफ़ी चेंज है, नई एनसीईआरटी से पढ़ रहे हैं हर बार, इसलिए नया बैच लेके आता हूँ, साल में एक आता है, शुरू हो चुका है। लाइव बैच है दोस्तों। अगर आपको पुराने वाले बैच से पढ़ना है तो वीओडी भी अवेलेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। सर प्राइज 799 है बिल्कुल, लेकिन आप लोगों के 5 फरवरी तक विशेष ऑफर है। आप ऐप पे जाके डेमो भी देख सकते हैं, पूरे 200 रुपए का ऑफ है। सर कैसे जाए? प्ले स्टोर पे जाओ, साइंस मैग्नेट ऐप इंस्टॉल करो, पेड कोर्स में जाओ। निर्माण बैच में जैसे जाओगे प्राइस 799 होगा, लेकिन जैसे आप लोग वहां पर जाओगे कूपन कोड दिखेगा, जैसे अप्लाई कर दोगे आपका 200 रुपए का ऑफ हो जाएगा। दोस्तों आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़िए। इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पे मैं डाल दूंगा।